वितान श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। संवाद श्रृंखला छतनारा की 4 साल से हो रही थी। वितान में हमने सोचा कि क्योंकि किताबों पर केंद्रित बातचीत नहीं हो पाती, अक्सर बहुआयामी बातचीत के कारण किसी एक पुस्तक, किसी एक कलाकृति पर लंबी बातचीत नहीं हो पाती, तो वितान श्रृंखला हमने इस तरह से प्लान की कि हम एक किताब पर बात करेंगे। तो आज तेजी मैम की किताब तूजी शेरजी और आत्मगल पर बातचीत करने जा रहे हैं। तेजी मैम का परिचय हम सभी उनको जानते हैं, ऑफ कोर्स फॉर बीइंग द ब्यूटीफुल ह्यूमन शी इज़, बट अपार्ट फ्रॉम दैट विश्वविख्यात कवि हैं, अनुवादक हैं, चित्रकार हैं। और पिछले कुछ समय से जब मैं इस कार्यक्रम और इस किताब पर बातचीत मैम से कर रहा हूँ, मंच से इतर भी, तो मुझे समझ आया कि जो हिंदुस्तानी कला की गुरु शिष्य परंपरा है उसकी भी अपने आप में एक वाहक है कि अपने गुरुवंत कृष्ण बलदेव वैद्य जी कमाल के कथाकार, कमाल की भाषा जिनको हासिल थी और जिनसे हम लोग और मेरी पीढ़ी के और आगे की पीढ़ी के लोग भी निरंतर सीखते रहते हैं, उनका भी इस किताब में एक केंद्रीय भूमिका है। और आज उनका 98वां जन्मदिन है, तो एक तरह से अ सीरीज ऑफ पोएटिक जस्टिसेस हम सबको यहाँ लेकर आई हैं। तो आज की शाम इस तरह से प्लान हमने की है कि एक खत है, कृष्ण बलदेव वैद्य जी ने कई खत जो तेजी मैम को लिखे और उन खत को कॉपीराइट की दुनिया के कारणों से वो शाया नहीं कर पाई, पब्लिश नहीं कर पाई, लेकिन उनमें से एक खत जो पब्लिश हुआ और जो हर युवा कवि के लिए, जैसे कि रिल्के के जो पत्र हैं युवा कवि के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ उसी तर्ज पर कृष्ण बलदेव वैद्य जी ने ये जो खत लिखा और जो मधुमती पत्रिका में शेयर भी हुआ, तो हम इनके भी कुछ अंशों का पाठ करेंगे, अगर समय रहा तो किताब के अंशों का भी पाठ करेंगे। ये जो चर्चा है ये एक तरह से कृष्ण बलदेव वैद्य जी, उनके लिखे हुए खत, एक गुरु की शिष्या, उन खतों को ना छपवाने की जो पशोपेश है, जो कश्मकश है वो, और आत्मगल्प, एक विधा के तौर पर आत्मगल्प क्या है, उसको हम और किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, उस तरह की ये बातचीत रहेगी। मेरा नाम निशांत है, मैं भी कविताएं, कहानियां लिखने की कोशिश करता रहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका आने का। तो अब इसकी बातचीत शुरू करते हुए, क्योंकि हम दोनों में मैं थोड़ा ज़्यादा बड़बोला भी हूँ, तो मैं पहले एक अंश छोटा सा सुनाना चाहता हूँ। जो हमारे कुछ युवा मित्र हैं उनके लिए मैं ये बता दूँ कि केवी, जिन्हें कृष्ण बलदेव वैद्य जी, जिन्हें तेजी मैम इस किताब में केवी कह के पुकारती हैं, वो विदेश से जब भारत आए, वहाँ से इस किताब की पृष्ठभूमि चालू होती है। ये पृष्ठभूमि स्वर्ण मंदिर पर जब अटैक हुआ, वहाँ से किताब खुलना शुरू होती है। तो मैं एक छोटा सा अंश पढ़ने के बाद, और कि वो खत जो है वो ट्रांसलेटेड है, जो खत है वो ट्रांसलेटेड है, जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखे थे और उनका अनुवाद मैंने किया था, लगभग 45 खतों। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हिंदी में रचते थे। मैं कुछ बातें, क्योंकि वी हैव अ मिक्स्ड क्राउड, तो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई ओवर सिंप्लीफाई समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी नो, बट आई एम डूइंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ माय यंग फ्रेंड्स। वैद और चंपा जी, इसका अंश में पढ़ रहा हूँ। वैद और चंपा जी जब अमेरिका से चंडीगढ़ आए, तो चंडीगढ़ की साहित्यिक बिरादरी ने भूखे शेरों की तरह उन्हें घेर लिया। उनमें से एक शेर मैं भी थी, और उनसे मुलाकात के कुछ ही दिन बाद वैद ने मेरा नामकरण कर दिया तूजी शेरजी, और इसके कुछ ही समय पश्चात वे मेरे लिए प्रेपी और केबी हो गए। बाद में कभी मुझे लगा कि मुझे अपना नाम बदल ही लेना चाहिए था। तूजी शेरजी में केबी की जो दहाड़ थी, जो इस खत के अनुवाद दौरान मुझे लगातार घेरे रही है। इस खत के साथ क्या कृष्ण बलदेव वैद्य पहली बार अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित हो रहे हैं। तो ये जो शुरुआत है, इसी की ज़मीन पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर आप इस पर प्रकाश डालें कि एक बड़े लेखक आते हैं, आप उस समय युवा लेखिका थी, और कृष्ण बलदेव वैद्य का व्यक्तित्व क्या था उस समय पर, और जब उन्होंने ये खत लिखना शुरू किए, जो कि एक सीरीज ऑफ लेटर्स है, जिसमें काफ़ी सारा एरिया वो कवर कर रहे थे, लेकिन उनमें ऐसी क्या खास बात थी उन खतों में और उन खतों को लिखने वाले में कि आप चाहते थे कि वो खत प्रकाशित भी हों और वो आपके दिल के इतने करीब बने रहे इतनी लंबी यात्रा के बाद? कृष्ण बलदेव वैद्य 1983 में अमेरिका से अपनी नौकरी से छुट्टी लेके चंडीगढ़ में कुछ वर्ष रहने के लिए आए थे। उनकी एक बड़ी भव्य कोठी थी वहाँ पे सेक्टर 11 में, और उस कोठी के बिल्कुल सामने मेहंदी
मेहंदी रत्ता दंपति का घर था, जो कि एक साहित्य प्रेमियों का, कवियों का, थिएटर आर्टिस्ट का अड्डा था। तो जाहिर था कि वो घर बिल्कुल आमने सामने थे, तो एक तरह का रसायन और कभी कभी बहुत विस्फोटक वो वहाँ उसका पैदा होना लाजिम था बिल्कुल। तो वैद साहब जब चंडीगढ़ आए तो उस समय मैं उनके लेखन से बहुत वाकिफ़ नहीं थी। मैंने केवल उनकी 1-2 किताबें पढ़ रखी थी, जिसमें उसका बचपन मुझे बहुत प्रिय थी। और वो जब आए तो अब चंडीगढ़ जैसी बेजान और बेनूर जगह में उनका आना एक बहुत बड़ी घटना थी हम जैसे लोगों के लिए। तो और उनको भी दोस्तों की ज़रूरत थी, उनको भी युवा साथियों की ज़रूरत थी, कलाकारों की ज़रूरत थी, क्योंकि वो बहुत सोशल व्यक्ति थे वो, और यंग लोगों को खूब एंटरटेन करते थे। बहुत चंपा जी, वैद साहब दोनों बहुत लाड प्यार देते थे उन्हें। तो बहुत जल्दी ही मेहंदी रत्ता दंपति के माध्यम से हम सभी लोगों का आपस में उठना बैठना शुरू हुआ। और आप सब जानते ही होंगे कि वो पंजाब में मतलब आतंक के दिन थे, दहशतगर्दी वहाँ बहुत थी, और वैद साहब को शायद इस बात का गुमान नहीं था कि वो इस तरह की विस्फोटक ज़मीन पर पैर रखने वाले हैं। शायद दूर से उनको ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जब वो वहाँ थे तो बहुत आम बात थी कि हमें गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी तो वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े कांड घटना शुरू हो चुके थे। तो वैद साहब के लिए इस सब को झेलना, उसको सहना और उसके आतंक से जूझना बहुत कठिन काम था। पर साथ में वो क्योंकि अपने लेखन को लेके और जो शहर में और लेखक कलाकार थे उनको लेके एक बहुत अच्छा संवाद स्थापित करना चाहते थे, तो उस दहशत के दिनों के भीतर ही एक तरह का पुरसुकून बुलबुला, आप समझ लीजिए, कि उस दुनिया के भीतर बना। मुझे नहीं लगता कि मैं उस समय कवि हो गई थी, मुझे अब भी नहीं लगता वैसे तो, लेकिन मेरा पहला संग्रह छपा ही था और वैद साहब मुझसे कविताएं भी सुनते थे और बीच बीच में वो उन कविताओं के अनुवाद करते थे, तो उनके अनुवाद के माध्यम से मुझे अपनी कविता की सीमाएं नज़र आती थी। और पर मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मेरी कविताओं में गड़बड़ क्या है, मैं उस चीज़ को नहीं भांप पाती थी। अभी भी मैं देखती हूँ कि जब आपको युवा कवि आपके पास कोई बात करने आता है कि आप बताइए इसमें क्या कमी पेशी है, तो आप ठीक ठीक नहीं बता पाते कि क्या है, और ना ही जो पूछने वाला है उसको समझ में आता है। तो वैद साहब ने ये जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान ही समझ लीजिए, उसके तुरंत बाद या तुरंत पहले मुझे ये जो खत लिखा था, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो रिल्के की तर्ज पर लेटर्स टू अ यंग पोएट, एक किताब है, 10 पत्रों का संचयन है वो, जो रिल्के के पास रिल्के एक्चुअली खुद ही उस समय 26 वर्ष के थे। तो ये जो किताब, ये जो 10 पत्र उन्होंने लिखे, उसका शीर्षक ये भी हो सकता था लेटर्स फ्रॉम अ यंग पोएट, है ना, क्योंकि वो खुद 26 वर्ष के थे और जिस कवि को वो संबोधित कर रहे थे, जिस कवि से वो मुखातिब थे, वह 18 वर्ष का था। और वो उनको अपनी खूब सारी कविताएं देकर पूछ रहा था कि आप मुझे बताएं कि इसमें क्या कमी है। तो रिल्के ने बड़ी तफसील से और बहुत मेहनत करके वो खत लिखे, जिसमें सलाह क्या थी, कुछ भी नहीं थी, कि सलाह मांगने से कुछ नहीं होता, ऑल यू हैव टू डू इज गो विद इन योरसेल्फ। और प्रकृति और अपने भीतर, ये दो ही उनके स्रोत थे, कि या तो प्रकृति के सानिध्य में रहो और खूब अपने अंदर धंसते जाओ, पत्रिकाओं को मत भेजो, किसी से सलाह मत मांगो, बट जस्ट कीप गोइंग विद इन योरसेल्फ। ये उनकी बात का। और दूसरा जो बहुत अहम सवाल उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम कविताएं नहीं लिखोगी तो मर जाओगे? अगर इसका जवाब है नहीं मरूंगा तो कविताएं मत लिखना। तो बस ये, और बाकी फिर तमाम जो खत हैं वो बहुत प्यार से उन्होंने, बहुत इज्जत और सम्मान देते हुए, उस 18 बरस के बाद में वो पत्रकार भी हुए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी, ऑस्ट्रियन राइटर थे वो। तो ये जो पहला खत जो जिसका
जिसके कुछ अंशों का पाठ निशांत करेंगे, कुछ मैं करूँगी। तो ये वो लगातार कहते रहे कि ये रिल्के की तर्ज पे लिखे हैं, हालांकि जिसे मैं संबोधित कर रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत यंग पोइट हो, आई नॉट सो यंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्योंकि मेरी उम्र उस समय रिल्के के लेटर राइटर से भी 3 साल ज़्यादा थी, तो मैं कहाँ की यंग कवि हो गई, जबकि कवि बनने में अभी मुझे बहुत समय लगना था, और जिस पे भी अभी तक संशय है कि मैं बनी भी हूँ कि नहीं। तो अगर उसकी कुछ शुरुआत आप बताएं तो और हम समझ पाएंगे किस तरह का लेटर मतलब था। इसमें से? हाँ, जो उन्होंने कविता को लेके कुछ आपसे, हाँ। और शुरुआत में ही उन्होंने जो अपनी ज़मीन बताई कि किस तरह से वो लिखना चाह रहे हैं और क्यों लिखना चाह रहे हैं। मतलब इससे पहले जो हल्का सा उन्होंने लिखा, और यहाँ बैठा मैं सोचने लगा था कि मैं खतों के जरिए संदिग्ध संप्रेषण का सर्वोपरि सम्राट बन चुका हूँ। मैं अपनी पत्रात्मक मूर्खता पर अड़ा हुआ हूँ, मैं ढीला नहीं पड़ा हूँ, मैं कोई संकेत भी नहीं समझता, मैं अपना राग अलापता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ रहते हुए मेरे सर्जनात्मक रस मटमैले हो गए हैं। अभी चंडीगढ़ आए ही हैं, वो सर्जनात्मक रस मटमैले हो भी चुके हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो शहर कैसा होगा। इसलिए भी कि मैं अस्थायी तौर पर हथियार फेंक चुका हूँ, इसलिए भी क्योंकि शायद मैं उम्मीद पाले बैठा हूँ कि मैं लिख लिख कर इस मंदी से उबर जाऊंगा। जैसा कि तुम जानती हो कि जब रिल्के ने युवा कवि को अपना मशहूर खत लिखा था, वह खुद अभी 30 का भी नहीं हुआ था। यह खत गुस्ताखी और गहराई का अजूबा है। रिल्के ऐसी सलाह दे रहा है जिससे मानने की बात तो दूर, युवा कवि समझ तक नहीं सकता था। जाहिर है रिल्के खुद से बात कर रहा था। मेरा भी एक सपना है कि मैं किसी युवा या बहुत युवा नहीं रहे किसी कवि को खत लिखूं, जो शर्मो हया की निर्बलताओं और असुरक्षाओं से अछूता हो। एक ऐसा खत जिसमें मैं ऐसे लहजे में बात कर सकूं जो एक निखालिस अवसादग्रस्त मुखाकृति वाले प्रेपी के लिए उपयुक्त हो। मैं उन्हें अक्सर प्रेपी कहा करती थी, उन्होंने कहा कि ऐसे नाम मेरे बहुत सारे रखा करो। प्रेपी मतलब प्री यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र। एक ऐसा खत जिसमें मैं ऐसे लहजे में बात कर सकूं जो एक निखालिस अवसादग्रस्त मुखाकृति वाले प्रेपी के लिए उपयुक्त हो। एक ऐसा खत जो दरअसल मैं स्वयं के युवा सेल्फ को लिख रहा हूँ। ये देखिए बहुत अहम बात है, दैट ही इज राइटिंग टू हिमसेल्फ। एंड मैं अपनी पूरी किताब में इसी चीज़ पे मनन करती रही कि वो मुझसे खतों किताबत नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने अपना एक हमजाद, मैं अपने आप को उसमें उस किताब में नौसिखिया हमजाद कह रही हूँ, यू नो, एन ऑल्टर ईगो हु इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, जिसने अभी जिसको कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने जिसको खत लिख रहे हैं वो उनका नौसिखिया हमजाद ही है और कुछ नहीं, उनकी ऑल्टर ईगो है। तो और फिर उन्होंने इसी खत में ये जिक्र भी किया है कि काश ये खत में, मतलब ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ बेसिकली, ऐसा खत जो दरअसल मैं स्वयं के युवा सेल्फ को लिख रहा हूँ। ये मेरा सपना है, जैसे मेरे और भी कई सपने हैं, लेकिन जब मैं इसे लिखने बैठता हूँ तो इससे अधिक आसान, अधिक ग्राह्य दिल लगी मुझे लुभा ले जाती है। मैं स्मृति और ख्वाहिश के जाल में फंस जाता हूँ। संक्षेप में मैं जाती तुच्छताओं में उलझ जाता हूँ। वैद साहब का जो ह्यूमर था बहुत सेल्फ डेप्रिकेटरी था, अपने ऊपर कशाघात बहुत करते थे, और ये उनके लेखन की खासियत भी है कि खुद को मखौल का विषय बना के, मतलब, लेकिन ये भी होता था ना उद्यान की वो कोई उन पे मखौल करे तो फिर वो बिफर जाते थे। तुम ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। हाँ, तो जी, तो मैं इसी से एक बात जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक पुस्तक नहीं पढ़ी है, किताब शुरू इन खतों को लेकर होती है और पूरी किताब में एक तामस इस बात का है कि जो इनके बाकी के खत थे वो शेयर नहीं हो पाए, वो पब्लिश नहीं हो पाए ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। और इस तरह प्रतीत होता है, आप बातचीत में मुझसे कह भी रही थी, लेकिन प्रतीत भी इस तरह होता है कि जहाँ वो खत, जो वांछित खत छपने थे, उनकी जो जगह थी, पर क्योंकि वो छप नहीं पाए तो उन जगहों पर फिर लेखक ने अपना कुछ मेमोरीज को लेकर और कुछ आत्मगल्प जिसे हम कह रहे हैं, तूजी शेरजी और आत्मगल्प, वो किताब बनी है।
तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाह रहा था कि पहली बात तो कि इन खतों को आप किस तरह की किताब की शक्ल देना चाह रही थी, और फिर जो ये किताब बन पड़ी है ये किस तरह से उस रिक्तता से उपजी है कि क्योंकि केवी के खत तुम्हें नहीं मुझे हो पाए। बताना चाहिए ना, मैं कैसे बता पाऊंगी? मैंने तो अभी अपने अगर समीक्षा में लिखा, पर आप फिर भी बता। मैं अगर बता पाती तो ये किताब शायद शक्ल नहीं इख्तियार कर पाती। ये कहा जा सकता है कि ये किताब उन खतों के ना छपने की बिलक से इसने जो शक्ल, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस किताब में भी होना थी। जी। यानी अगर वो खत छपते भी तो उन खतों के इर्द गिर्द और कुछ संस्मरणात्मक लेखन, जिसको कि मैंने आत्मगल्प का नाम दिया है, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। एक्चुअली आत्मगल्प एक ऐसी विधा है जो कभी डिफाइन नहीं हो सकी, क्योंकि उसमें इतनी छूट ले सकता है व्यक्ति, और उसके कोई बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एक नॉर्वेजियन लेखक हैं ओवे क्नाउसगॉर्ड, जो माई स्ट्रगल नाम की एक उपन्यासों की श्रृंखला लिख रहे हैं, जिसको विधिवत तौर पे ऑटो फिक्शन ही कहा जा सकता है। हालांकि उसको बहुत तरह से, उसकी विधा को बहुत तरह से रेखांकित किया जा सकता है। उसको नॉन फिक्शन नॉवल भी कहा जा सकता है, उसको आत्मगल्प भी कहा जा सकता है। और अगर आप हिंदी में देखें तो आपको ऐसे बहुत से उपन्यास मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय ये इस विधा, एक सब जॉनर मेमोर और नॉवल का, ये उस समय वजूद में नहीं था। ये एक तमिल राइटर चारू निवेदिता, कुछ वर्ष पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, नाम उसका 0 डिग्री है ना, तो उसको उन्होंने ऑटो फिक्शन कहा था। तो जो खत उसमें नहीं आए, उसकी जगह मैंने कुछ और खत रखे हैं। एक खत तो मैंने केबी को उनके जाने के बाद बहुत लंबा खत लिखा, जो कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी को लेके था, जो बहुत ही उलझन भरी थी। और क्योंकि उसको, अच्छा, ऑटो फिक्शन में ये है, यू कैन राइट इन द फर्स्ट पर्सन, यू कैन राइट इन द थर्ड पर्सन, यू कैन फिक्शनलाइज समथिंग, आप उसको गल्प, इसके कई, जैसे एक नया तो नहीं, ये भी फैक्शन करके, फैक्ट और फिक्शन को मिला के फैक्शन भी एक विधा मानी जा रही है। आत्मगल्प में आपको छूट है कि आप खंडित लेखन कर सकते हैं, वो तो खंडित लेखन आप किसी भी विधा में कर सकते हैं, लेकिन फ्रैगमेंटरी राइटिंग, लेकिन इसमें बहुत छूट मिलती है कि आप बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अनुभव ये है कि एक तरह की डिस्टेंसिंग डिवाइस है ये, कि जैसे आप ये उद्यन के ना, एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा सुंदर होगा कि वो जिस कोटेशन से ये किताब शुरू होती है, ये इसको डिफाइन कर देगा बिल्कुल। आप देखिए, इसका ये पेश लफ्ज़ है लंबा सा, तो मैंने शुरू ही उद्यन मुझे याद नहीं है ये कहाँ से था, मुझे बिल्कुल, तुम्हें भी नहीं याद होगा, है ना। तो उद्यन की लेटर में था, या मुझे नहीं पता, किसी टेक्स्ट में था, क्या तुम्हें इससे बेचैनी नहीं होती कि जीवन के बीतने के साथ ही खुद तुम्हें ही तुम्हारा जिया हुआ जीवन किसी और का लगने लगता है, जैसे उस जीवन ने बिना तुम्हारे जाने ही तुमसे अलग अपना एक संसार बना लिया। आप सब लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, हालांकि यू आर टू यंग मे बी मोस्ट ऑफ यू, पर आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि आत्मगल्प के जरिए, और इस आप ये समझ लीजिए कि ऑटोबायोग्राफी और आत्मकथा और गल्प, इसको मिला के समझ लीजिए कि आत्मगल्प की विधा बनती है। लेकिन इसमें बहुत फ्रीडम है आपको। मेरे जहन में अभी मुझे ऐसे सोचा कि हम सब लोगों का बहुत ही प्रिय उपन्यास है फ्रेंच लेखक मार्गरीट ड्यूरास का, उनका द लवर करके एक उपन्यास है। मैं अब सोचती हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो भी ऑटो फिक्शन ही था। उसके कवर पे लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफिकल इरोटिक कन्फेशन, समथिंग लाइक दैट। तो वो भी ऑटो फिक्शन था। उसमें ख़ास बात क्या थी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें मैं वो नहीं कर पाई। वो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी मेरे लिए कि मैंने
उपन्यास के 30 40 पता नहीं कितने बार पाठ किए होंगे, और गगन गिल और उद्यन के माध्यम से ही वो मुझे उस राइटर से मेरा संबंध ऐसा प्रगाढ़ हुआ कि उसमें क्या होता है कि एक इट्स ओके ना, मैं कहीं भी भटक जाऊँ, वो सारी किताब ही ऐसी कहीं भी भटकने वाली। तो उसमें क्या है, एक लड़की है, नाबालिग है, उसकी माँ जो है वो इंडो चाइना में किसी स्कूल में काम करती हैं, तो इट्स अ कॉलोनी ऑफ फ्रांस। तो वहाँ वो एक नाबालिग लड़की, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, उसको किसी चीनी लड़के से प्यार हो जाता है, और वो इतनी पैशनेट कहानी है और इतनी हार्ट ब्रेकिंग कहानी है, जिसमें इतनी गुर्बत, इतनी मुफलिसी में रहती हुई ये बच्ची अपनी माँ और दोनों भाइयों के साथ, गुजारा नहीं हो पाता इनका, इनकी ज़मीन को हड़प लिया गया है, बहुत कुछ होता है इनके साथ। पर वो चीनी अपने प्रेमी के साथ अपने परिवार को पूरा बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेती है उससे, उसका छोटा भाई रेस्टोरेंट में ले जाके उसको छीलता है बिल्कुल। तो वो क्या होता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं और शी भी वही है, आई भी वही है, लेकिन वो कब एक ही पंक्ति के भीतर आई शी में बदल जाती है और शी आई में बदल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। और मैं सोचती रही कि मुझे उस चीज़ ने इतना मुतासिर किया, अभी तक मेरे साथ है वो। मैं उस उपन्यास को पढ़ती ही इस खातिर हूँ कि मैं देखूँ कि वो आई से शी और शी से आई में कैसे चली जाती है। और मैंने अपने लिए उसका अर्थ ये गुना कि व्हेन पेन बिकम्स अनबियरेबल, दिस गर्ल टर्न्स इनटू शी, एंड व्हेन शी रीगेन्स हर इक्विलिब्रियम अ लिटिल बिट, वो शी फिर आई में बदल जाती, फिर मार खाने के लिए, फिर पीड़ा सहने के लिए, और फिर वो। तो काश कि मुझ में वो हुनर होता। वो आप मुझे एक बात बताइए, आप आत्मगल्प के उसकी बात कर रहे थे कि यहाँ ये जगह टोक देना, क्योंकि मैं तो भूल ही नहीं तुम बैठे हो। मुझे इस काम के लिए चुना ही इसीलिए गया है। कपड़े भी पर्दे की मैचिंग से लेकर एनीवे, पर मैं ये कह रहा था, जैसा आपने बताया आत्मगल्प अलाउ करता है कि हम नरेशन बदल जाता है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। आपकी भी इस किताब में जो तरीका है, जिस तरीके से कथानक आगे बढ़ता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, एक तो उद्यन सर, संगीता मैम, आप सब लोग, रुस्तम सर बैठे हैं, तो मैं संज्ञाएं बोलने में झिझक रहा हूँ, पर मैं फिर भी फ्रीली कोई भी संज्ञा यूज़ कर लूँगा, तो मुझे माफ़ करिएगा। पर वो जो नैरेटिव है आपकी किताब में भी, जैसे अखिलेश जी सपनों की बात कह रहे थे कि सपनों की ज़मीन से निकलता है, मैं भी जब इस पर लिख रहा था, क्योंकि जब किताब आई तो मुझे मौका मिला कि डिटेल में लिख पाऊँ, तो जब मैं भी लिख रहा था मुझे भी ऐसा लगा, मैं हालांकि उन्हें ब्रश स्ट्रोक्स की तरह देख रहा था कि कहीं भी कोई पूरी बात नहीं है, सिर्फ एक ब्रश स्ट्रोक करके छोड़ दिया है और इशारा कर दिया है। तो क्योंकि किताब, मेरा सवाल ये बन रहा था और मैं इसे पढ़ते समय भी सोच रहा था कि क्या फिर हम इसे ऐसे भी देखें कि आत्मगल्प एक विधा के तौर पर लेखक को अपने मेमोयर लिखने के लिए थोड़ा और निर्भीक कर देती है, क्योंकि अगर हम उसको बहुत कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग में लिखें तो उसको उसका यथार्थ की तरह दिखने या उसमें कई तथ्य उजागर होने का अंदेशा ज़्यादा है। लेकिन जब हम इस तरह से इसमें खेल पा रहे हैं और इसको और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो वो सुंदर तो बन ही पड़ता है, लेकिन एक लेखक के लिए भी बड़ी आसानी होती है कि वो अपनी स्मृतियों को कम चिंताओं के साथ व्यक्त कर सके। तो क्या इसका फॉर्म उस कारण ऐसा बन पड़ा, या इसका फॉर्म ये जो पूरा बना, जहाँ शुरुआत हो रही है किसी एक चीज़ से, फिर वो चंडीगढ़ भी आ रहा है, हो सकता है कुछ पन्नों बाद हम उज्जैन में हैं, फिर कहीं, मतलब चीज़ें बहुत तेज़ी में बदल रही हैं, तो इसका ये फॉर्म कैसे बन पड़ा? ये फॉर्म बिल्कुल मेरे कहे में नहीं था, कोई एक मतलब कोई इंटेंशन नहीं थी मेरी, क्योंकि आप सोच सकते हैं ना कि इसकी मांस मज्जा किसी और वस्तु की बनी, किसी और शय की बनी हुई थी। वो जब खींच ली गई है तो आपके पास रेत का ढूहा उड़ रहा है बिल्कुल, आप उसमें कहाँ से कोई संरचना पकड़ पाएंगे ना, क्योंकि हर वक्त आपको उसी चीज़ की याद आती है जो वहाँ नहीं है। तो मैंने एक सेक्शन इसमें बनाया है, जो खत शाया नहीं हुए उनकी जगह कुछ और खत। तो एक खतों के भी कोई एड्रेस्ड है उनके जाने के बाद, जिसमें मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, जिसके बारे में नहीं, जिसको लेकर
बहुत वर्ष से मैं एक अपना पहला उपन्यास लिखती रह गई, लेकिन वो मुझसे बना नहीं। रुस्तम ने जब उसको देखा तो उसने बोला ये तो नहीं बन रहा है, इसको छोड़ दो तुम। तो उसको गांठ लगा के रख दिया एक तरफ। तो जब वो नहीं, गांठ नहीं खुल रही है, अब उसको फड़फड़ा रहा है इतने वर्षों से, और मुझे पता है कि वो ऐसी पीड़ा है, ऐसी कसक है जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है कि मैं उसको एक्सप्रेस ना करूं। मैं फिर अपनी चिट्ठियों में उलझ जाती हूँ, वैद साहब की चिट्ठियाँ उठा के बैठ जाती हूँ, और फिर मुझे समझ में आया कि जो वैद साहब के खत वहाँ से चले गए थे, उनकी जगह पे वो जो पहला उपन्यास मैंने पब्लिश नहीं किया था, उसकी कहानी नहीं, मतलब उसकी जो सेंसेशन है, यू नो, द फीलिंग ऑफ हैविंग मिस्ड आउट ऑन समथिंग वेरी वाइटल इन माई लाइफ, और वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो उस जगह पे वो वैद साहब को एड्रेस करके उस पहले उपन्यास की जो इच्छा पूरी नहीं हुई थी, वो इसमें कुछ हद तक आ गया है। तो मुझे खुद ही ताज्जुब हो रहा था। तो इसमें भी प्लान तो मैं कुछ नहीं कर रही थी। फिर एक खत और उसमें है, जिसमें जो उसमें एक किरदार है अर्नेस्ट एल्बर्ट, जो इत्तेफाक से मेरे जीवन से बहुत वर्ष तक जुड़ा रहा। उसका एक किराए का मकान था जिसमें हम लोग मिला करते थे व्हेन वी वर स्टूडेंट्स। अभी भी मुझे लग रहा है कि वो, जैसे उस दिन की बात की, वो somebody else was there। मैं आई भी जब कह रही हूँ तो वो कोई और है, क्योंकि how could that I have not become she, you know, it's not possible, क्योंकि वो it was too much, it was bigger than life। तो वो जो मकान मालिक है उसका, वो तो इतना मज़ाहिया और इतना ट्रेजी कॉमिक खत है, बहुत छोटा सा है। कभी मैं चाहूँगी हेमंत तुम उसका पाठ करना। तो वो जो मकान मालिक है वो क्या लिख रहा है एक 1.5 पन्ने में अंग्रेजी में उस कैरेक्टर के, अर्नेस्ट एल्बर्ट के फादर को, कि आपके लड़के ने मेरा मकान किराए पे लेके एक कमरे का, उसमें क्या क्या खुराफातें की और कितना पैसा मुझे नहीं दिया। उसमें एक दूध की बोतल भी थी जिसका दाम 1 रुपया है, एक खाट थी जिसका किराया इतना, वगैरह करके। वो भी कुछ मामूली सा, दिन भर लाइट जला के दिन भर वो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर को देख रहा है, देखने के लिए कि कितना तेज भागता है। कि उन्होंने कहा था मैं 40 वॉट का बल्ब लगाऊंगा, लेकिन मुझे बिना कहे हुए 200 वॉट का बल्ब लगा के बैठा रहा। तो ये सब हिसाब किताब बहुत ही खूबसूरत। तो एक वो खत, और फिर मेरा जो उपन्यास था नीला, उस समय मैं कुछ और खत लिख रही थी जिनका भी एक गल्प रूप, मैंने वो अंग्रेजी में खत लिखे गए थे, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके, और वैद साहब की परमिशन से ही, कि देखिए ये जो किताब आपके खतों की होना थी, आपकी परमिशन से अब मैं वो सारे खत मैं इस किताब में रख रही हूँ। तो इसमें संरचना का तो सवाल ही नहीं। बल्कि मैंने जब अभिषेक ने इस किताब को मांगा तो मैंने कहा अभिषेक तुम पगला गए हो, इसकी किताब को कोई नहीं पढ़ेगा। तो कहते कि आप नहीं समझ पा रही हैं, आप अभी इसको रहने दीजिए, मुझे पता है कि इस किताब को पढ़ा जाएगा और आप खुद भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और मुझे बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि किताब जिसके पास गई उनमें से शायद ही कोई होगा जिसने इसके बारे में अपने आप मेरे बिना कुछ कहे हुए, नहीं, वो उतना उद्वेलन पैदा भी करती है। हाँ, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज़ आई हैव नो इंटेंशन इन दिस, दैट्स व्हाट मेक्स इट बेटर। क्योंकि हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण जी ने फॉर्म को लेके आपको इस खत में कुछ जरूर लिखा है। क्या तुमने मार्क किया हुआ? क्या आपके पास मार्क होगा, मैं आपको निकाल के, हाँ, ये वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फॉर्म को लेके अक्सर, खासकर मेरे हम उम्र युवा कवि तो अधिकतर कंफ्यूज ही रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि फॉर्म होती क्या है और कैसे लिखें। तो मुझे लगा कि इस बहाने हम सब एक बार कविता के उसूलों को रिविजिट कर लेंगे कि किस तरह उसे गढ़ा जाए। मैं इससे पहले भी 2-3 पंक्ति पढ़ दूं। वो कैक्टस वाला भी बहुत कमाल का, वो भी कभी हम जी बिल्कुल। खैर, तुम्हारा पहला प्रश्न क्या था? ये सब वो रिटोरिकल है मामला, कोई प्रश्न नहीं है। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या था? मुझे मालूम है मिस कि तुमने मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन बात करने का मेरा एक अंदाज है, खुद को प्रस्तुत करने का, और फिर वाक्पटुता के प्रपंच का आदी भी हो चुका हूँ मैं। वैद साहब पे ये बहुत आरोप लगाया जाता था कि वो शब्दाडंबर करते हैं अपने लिखने में। हाँ, मतलब बहुत। और किसी ने तो ये भी कहा कि इनकी जो पत्नी है चंपा, वो उर्दू में लिखते हैं दरअसल,
और उनका वो लिप्यांतरण देवनागरी में करती हैं, क्योंकि वो वर्णमाला भी नहीं जानते। इस खत में उन्होंने लिखा कि तुम जानती हो कि मैं हिंदी की वर्णमाला नहीं जानता हूँ। तो और फिर वाक्पटुता के प्रपंच का आदी भी हो चुका हूँ मैं। मुझे लगता है कि कविता के बारे में युवा कवि का पहला दुराग्रह फॉर्म को लेकर होता है। ध्यान रहे मिस कि हम ऐसे युवा कवियों की बात नहीं कर रहे जिनमें प्रतिभा ही नहीं है। ऐसे जीवों की तो कोई अहमियत ही नहीं है, सहमत होंगी। मुझे मालूम है तुम मुझसे बमुश्किल सहमत होती हो, लेकिन तुमसे झगड़ा करने के लुभाव को काबू में रखना होगा मुझे। कविता ज़्यादा अहम चीज़ है, उसकी पीड़ा भी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्रतिभाशाली युवा कवि अक्सर फॉर्म को लेकर उदासीन होता है और उसे एक ऐसी गैर ज़रूरी रुकावट मानता है जो कि समय पाकर कहीं ऊपर से उतर आती है। आप पहचान रहे हैं अपने आप को? मैं भी पहचान रही हूँ। उन समयों का अवशेष जब लोग मुक्त छंद में सोनेट लिखते थे और विलनेल को अभ्यास के रूप में कुछ मतलब फॉर्मल छंदबद्ध। इनकी जगह हिंदी के विकल्प चुन लो, क्योंकि तुम जानती ही हो मुझे हिंदी वर्णमाला का ज्ञान नहीं है। मुझे पक्का नहीं पता फॉर्म को लेकर तुम्हारा अपना रवैया क्या है, किस हद तक तुम उसे लेकर उदासीन हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन चिंगारियों के बावजूद जो तुम्हारी आंखों से फूटते हैं और वे जोखिम जो तुम शिल्प को लेकर उठाती हो और तुम्हारी अनोखी कल्पना की चौंध के बावजूद तुम्हारे निकट फॉर्म संयोग से ही घटित होती है। तुम्हारे हृदय में उसके लिए लालसा नहीं है और ना तुम उससे मनुहार करती हो सकता है तुम अपने बिंबों और वाक्यांशों की आभा से ही संतुष्ट हो जाती हो। तुम्हारी कृतियों में फॉर्म की आंख मिचौली तुम्हें पर्याप्त संतप्त नहीं करती। फॉर्म की जो मौजूदगी उनमें है वह तुक्के और संयोग से है, तुम्हारे खुदाओं की रहमत से, तुम्हारी अन्य मनस्कता से मिला हुआ उपहार। वहां भी मुझे लगता है कि पर्याप्त बाहुल्य नहीं है। मेरा मतलब है खुदाओं और अन्य मनस्कताओं का। पुनर्लेखन को लेकर संकोच इस मामले में तुम्हारा दुश्मन है। उस ऊर्जा पर तुम्हारी निर्भरता की आदत भी संदिग्ध महत्व की है जो तुम्हें अनिद्रा और बातचीत से मिलती है। वो इंसोम्निया का नाटक तो हम बचपन से खेल रहे हैं, तो उनको लगता है कि उसकी किक जो होती है लैक ऑफ स्लीप और बातचीत से, बस इसी से तुम संतुष्ट हो जाती हो। मैं इसको जब पढ़ रहा था मुझे बार बार ही लग रहा, क्योंकि कवि के तौर पर मेरा फॉर्म तो बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं। वो हर कविता के साथ एक नई फॉर्म मिलती है, पता चलता है कि इसमें भी लिखा जा सकता है। इसी जो आप पढ़ रहे थे, इसी में एक लाइन है, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी चेतना में कैसे घुसेड़ूं कि तुम्हें फॉर्म की अकाट्य और अटल अनिवार्यता पर मनन करना शुरू कर देना चाहिए। तो फॉर्म पर तो वो बात कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ रहे हो? इतनी दूर से? तो अभ्यस्त हो गया हूँ मैं पढ़ने का। पर मैं ये भी जानना चाह रहा था, क्योंकि ये बात देखिए, ये जो पूरी शाम और किताब है ये खतों के इर्द गिर्द है। कृष्ण बलदेव जी आपको लिख रहे हैं, फिर आप उनके कुछ खतों की अनुपस्थिति में फिर आप किताब में कुछ खत लिख रही हैं, अभी भी हम पाठ कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये भी चाहता था, क्योंकि आपकी जनरेशन में और ज़्यादा ये बेहतर तरीके से हो रहा था, कि वो क्या इच्छा रही होगी कि कृष्ण बलदेव वैद्य जैसा लेखक, अन्य लेखक भी करते हैं लेकिन इस केस में केवी जैसे लेखक, वो चाह रहे थे और अपनी पूरी इतना समय देकर, इतनी ऊर्जा देकर चाह रहे थे कि जो युवा कवि है वो मेरी कुछ बातों को समझे, भले वो उतनी युवा हो या ना हो। आप मेरे ख्याल से तकरीबन मेरी उम्र की रही होंगी उस समय। तो ये क्या चीज़ रहती है, या केवी या कृष्ण बलदेव वैद्य जी को ऐसा क्यों लगा? क्या उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था? मैं इस बहाने उन्हें जानने की, समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि वो एक व्यक्तित्व के तौर पर जब वो इस तरह के खत लिख रहे थे तो क्या उसमें सिर्फ कविताई बातें थीं या दुनियावी बातें थीं? वो अपने बारे में भी बता रहे थे। बहुत थी, पर वो हर दुनियावी बात को दुनियावी रहने नहीं देते थे। बिकॉज जैसे उदयन ने एक बार कहा भी था कि ही मेक्स लैंग्वेज डांस, तो उसमें कहाँ दुनियावीपन रह जाएगा? डांस में क्या दुनियावीपन रह जाएगा? सो
बल्कि ये खत तो स्पेसिफिकली फॉर्म को लेकर और उनकी ये छटपटाहट की आ जाते हो, क्या किया तुमने कल शाम को, What did you do? Let me know what you did. तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम सब लोग धमकाते हो हर शाम को? कल शाम को क्या किया तुमने? तुमने सीरियसली कुछ चीज़ पढ़ी, तुमने सीरियसली अपनी कविता पे मनन किया, तुमने अपनी कविताओं को सुधारा, तो फिर बहुत डांटा करते थे। तो वो केवल मैं ही नहीं थी, और भी लोग थे। तो उनको ये हो सकता है उनको लगा हो कि मैं थोड़ी ज़्यादा सुपात्र हूँ बाकी तुलना में, ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगा हो, मुझे ये भी ठीक से जाहिर नहीं है। वो खत तो बहुत लोगों को लिखते थे और सबके पास उनके खत हैं। आप जानते हैं कि वो अनिरुद्ध उम्मट को जो खत लिखे थे उसको लेके वेदानुराग, उसमें लगातार इसमें जिक्र बना हुआ है, क्योंकि ये अनिरुद्ध, मैं तो इन खतों को उठा उठा के पढ़ती रहती थी अपने लिए। मुझे कभी नहीं इच्छा हुई कि सिर्फ ये जो लेटर टू अ यंग पोएट है, इसको ज़रूर मैंने अंग्रेज़ी में ही खूब सारा फोटोकॉपी स्कैन करा के कि भाई जिन लोगों के लिए है वो अब इसको देख लो, लेकिन मैं उनके खत बाकायदा पढ़ती रहती थी। तो ये अनिरुद्ध को लगा होगा कि जिस तरह से आप अनिरुद्ध को एज अ लेखक, जैसे भी, मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि जो नहीं जानते, अनिरुद्ध उम्मट जी राजस्थान से आते हुए एक लेखक है, सीनियर राइटर। अनिरुद्ध की पहली उसकी शुरुआती फिक्शन में वैद साहब का साया, वो हमेशा कहते थे मेरा साया डोल रहा है तुम्हारी कहानियों पर, इससे बचो। हालांकि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरा साया तुम्हारी कहानियों पे डोल रहा है, लेकिन फिर भी इससे बचो। तो वो अनिरुद्ध को भी खत लिखते थे, वो मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, उनको भी खत लिखते थे। और मनीषा ने फिर एक बार उनसे पूछा भी कि आप मुझे इजाज़त देंगे मैं इन खतों को छपवा दूँ। मैंने ये प्रश्न इसीलिए भी पूछा क्योंकि अभी तो कुछ लोग बैठे ही हैं, बाद में भी लोग इसे देखेंगे। हमारी पीढ़ी में, जो अभी युवा पीढ़ी है, उसमें तो ये धीमे धीमे गायब होता जा रहा है। जहाँ कोई भी नया कवि या लेखक जो आकांक्षी है कवि लेखक बनने का, वो पहली शर्त तो उसकी यही है कि वो किसी बड़े से नहीं जानना चाहता कि उसे क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि उसे सब पता है और उसे सिर्फ जल्दी से जल्दी वैलिडिटी ज़रूर चाहिए उन बड़ों से, लेकिन उन्हीं बड़ों से कोई होमवर्क नहीं चाहिए कि ये पढ़ के आओ या नहीं। तो इस तरह के लोगों का क्या योगदान रहता है रचना यात्रा में पूरी में, मतलब वो भी मैं थोड़ा सा चाहता था कि he was writing letters to a lot of people, younger people। वैसे तो वो हर एक को लिखते थे, बहुत खत लिखे उन्होंने, और उम्मीद करती हूँ कि उन खतों को पता नहीं किसके जीवन के हिस्से में, वो किसके हिस्से में वो काम आएगा कि उनके, अगर उनकी बेटियों से परमिशन मिल सके तो उन सभी खतों को संकलित करके अच्छा खासा वॉल्यूम आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनकी, मैंने इस किताब में कहा भी है कि उनकी ये जो राइटिंग है ना, जो कि मुझे लगता है बहुत से लेखकों ने उनसे, प्रेरणा इज अ स्मॉल वर्ड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पलीता बहुत अच्छा लगाते थे। पलीता, हाँ, मतलब ऐसा सही शब्द, पलीता पे खुश हो रहे हैं हम। तो वो इग्निशन, मतलब ही वाज सो फुल ऑफ एक्सप्लोसिव एनर्जी, मतलब इतनी विस्फोटक ऊर्जा में, तुम मिली हो ना उनसे, इतनी विस्फोटक ऊर्जा मैंने किसी और लेखक में नहीं देखी। कि तो वो ये सही है कि जो बहुत से अनिरुद्ध उम्मट जैसे लेखक और भी कई होंगे, मतलब मैं बहुत परिचित नहीं हूँ कि किन किन को, उद्यन को खत लिखे उन्होंने, बहुत से लोगों को लिखे, और एक कथा शिविर भी किया था जिसका बहुत लंबा जिक्र इस किताब में है। तो वो लिखते थे क्योंकि उन दिनों सौभाग्य से खतों, मतलब ये इंटरनेट वगैरह नहीं आने से वो चीज़ें हमारे पास विरासत के रूप में बची रह गई है ना। तो हम अपने पुरखों को ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए ये इस तरह से लिख रहे हैं कि आप उसको डिकोड नहीं कर सकते, आपको 25 लोगों को पढ़वाना पड़ रहा है कि ये अक्षर क्या है, ये बी है या एन है। तो मतलब बहुत इलेजिबल राइटिंग, निर्मल जी की भी और वैद साहब की। निर्मल जी ने भी बहुत खत लिखे, मुझे भी लिखे बहुत खत। तो वो भी बहुत लोग लेखकों को लिखे। इसी खत में वो एक विनयशीलता को लेके भी हिदायत देते हैं, शायद यही वाली है, जहाँ एक कवि को विनयशील बिल्कुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सभी के लिए है, और बल्कि ये युवा कवि के लिए नहीं है, ये सब कवियों के लिए।
ये लोग चले गए हैं क्या उद्यम से? शायद उनको किसी दूसरी जगह भी। अच्छा, नहीं मैं सोच रही थी उद्यम कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, बहुत बढ़िया। हाँ, वो निकलना था उनको कहीं। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टोक देना कि एक तरफ तुम्हें अपनी प्रतिभा को गंभीरता से लेने में शर्म आती है और दूसरी तरफ तुम खौफ खाती हो कि उसका उपयोग न करने से तुम उसे खो दोगी। डू रिकॉग्नाइज दिस? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टोक देना कि एक तरफ तुम्हें अपनी प्रतिभा को गंभीरता से लेने में शर्म आती है और दूसरी ओर तुम खौफ खाती हो कि उसका उपयोग न करने से तुम उसे खो दोगी। विनयशील होना एक कमजोरी है, जैसे मैं पहले ही जोर देकर कह चुका हूँ। मेरा मतलब है जाती तौर पे। सार्वजनिक विनयशीलता एक गुण हो सकता है भी। किसी कवि को खुलेआम शेकी बघारने की ना जरूरत है, ना शिव कुमार की तरह उसे ऐसा करना चाहिए। शिव कुमार एक अंग्रेजी के कवि हुए, तो उनके दोस्त भी थे, तो के भी अपने पूरे लेखन में, नॉवेल्स में तो नहीं लेकिन डायरीज में, लेटर्स में, वो अपने समकालीनों की टांग इस कदर खींचते हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि ही इज कमिटेड हिमसेल्फ टू राइटिंग इन डायरी आफ्टर डायरी निर्मल के बारे में, ब्लास्टिंग देम। इतनी बुरी तरह से ब्लास्ट करते हैं कि वो डिफेमेशन के केस हो सकते हैं अगर कोई सीरियसली उनको ले तो शिव कुमार अगर ये पढ़ते हैं कि शेखी पघारने की ना जरूरत है, ना शिव कुमार की तरह उसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन अपनी खो की गोपनीयता में, मीनिंग ही वाज अ ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ सॉलिट्यूड, जो लेखक का एकांत, लेकिन अपनी खो की गोपनीयता में। यहाँ मुझे किसी ने रोक दिया है मिस, क्योंकि इस घर में मेरा कमरा सबसे पहला है और लगातार आने जाने वाले लोग मेरे काम में हमेशा बाधा डालते हैं। एक तरफ वो सॉलिट्यूड की बात करते हैं, फिर बता रहे हैं कि कैसे काफका की दुनिया में जैसे एकांत की तलाश में कोई कहाँ कहाँ भटक के गया तो वहाँ उसके 2 सहायक पहले से मौजूद हैं। लेकिन अपनी खो की गोपनीयता में उसे अपनी प्रतिभा पर संदेह नहीं करना चाहिए और उसी क्षण उस प्रतिभा में विश्वास भी नहीं। आप देखिए, आप इस पर गौर कीजिए। अपनी खो की गोपनीयता में उसे अपनी प्रतिभा पर संदेह नहीं करना चाहिए और उसी क्षण उस प्रतिभा में विश्वास भी नहीं। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ टाइट रोप वॉक? ना तो आप प्रतिभा को डाउट कर रहे हैं और ना ही उसमें विश्वास कर रहे हैं, तो आप कहाँ खड़े हो एज अ राइटर? एक किस्म की अस्थिर आस्था, आस्था विहीन आस्था, जो आपको अहमक नहीं बनने देती। इसे एक बार फिर से रिपीट इस लाइन को करिए ना, जो अहमक नहीं बनने देती। उसे अपनी प्रतिभा पर संदेह नहीं करना चाहिए और उसी क्षण उस प्रतिभा में विश्वास भी नहीं। एक किस्म की अस्थिर आस्था, आस्था विहीन आस्था, जो आपको अहमक नहीं बनने देती। आस्था विहीन आस्था जो अहमक नहीं बनने उसको देती। रूहानी नास्तिक कहते थे वो रूहानी आपको, स्पिरिचुअल एथिस्ट। वाह, बहुत ही सुंदर। इस तरह के लेटर्स हमें भी मिलने चाहिए। हम लोग फेसबुक के कारण मात खा रहे हैं। नहीं वो सही बात है। 4-4 महीने अपने आप को डीएक्टिवेट करके तुम चुटकी काटो रुस्तम को कि वो तुम्हें हाथ से। मैंने कई बार सोचा है कि सर और मुझे पत्राचार करना चाहिए, उस पर मैं करूंगा उनसे बातचीत। पर तुम लिख सकते हो निशांत को पत्र, मोहिनी को। मुझे निशांत में इंटरेस्ट ना आए तो क्या करें? फिर नेहल को, वृश्चिक राशि बन गई। नेहल के साथ तो चल ही रहा है कभी। पर खैर, इस बात से हट के मैं एक चीज़ ये भी देख रहा था, ये तो जैसा आपने लिखा साहिब ज़बान है ही कृष्ण बलदेव वैद, उनकी ज़बान पर अलग तरह की मास्टरी है। और चूँकि मेरा उनसे एज अ लेखक डीप में बाद में परिचय हुआ या अभी भी मुसलसल हो ही रहा है, आपसे पहले हुआ, तो मुझे ये लगता है कि आपकी भी जो भाषा है उसमें ना, जैसे मैं कई बार अनौपचारिक तौर पर कहता हूँ कि तेजी मैम की जो भाषा है, जो शब्दों का निर्वाह है, तो वो शब्द ठुमकते खनकते रहते हैं। यानी वो इतने सोनोरस होते हैं, इतने म्यूज़िक लिए होते हैं कि वो एक दूसरे के आसपास, जबकि वो काफ़ी दूर की ज़मीन से भी आ रहे होते हैं। यानी आपके एक ही वाक्य में कोई संस्कृतनिष्ठ शब्द भी हो सकता है, कोई पंजाबी शब्द भी, फारसी भी, और वो बिल्कुल भी आपस में कुलबुलाते हुए नहीं दिखते हैं। वो आपस में बड़ा एक दूसरे के साथ चैन से रहते हैं। यही बात कृष्ण बलदेव वैद जी, ऑल्दो आप दोनों का सेपरेट राइटिंग स्टाइल है, पर उनके भी शब्द ऐसा लगता है कि अगर ये लेखक इन्हें ऐसे नहीं लिखता तो फिर कोई नहीं लिख पाता, ये शब्द एक साथ नहीं आ पाते।
तो कृष्ण बलदेव जी की राइटिंग शैली का क्या आप पे कुछ प्रभाव पड़ा, या आप किस चीज पर मार्वल करती हैं उनकी एज व्हेन यू लुक अप टू, बिकॉज इट इज हिज बर्थडे, तो मैं सोच रहा हूँ किताब तो आप सब पढ़ेंगे ही और तेजी मैम से बातचीत होगी, पर हम वैद साहब को सेलिब्रेट कर लें। देखो, जो प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, पहली बात तो कि यू नो यू सडनली ओवरवेल्म्ड विद दैट इज द, आपका जीवन में इतनी, मतलब मैं अपने आप को यंग ही मान रही हूँ क्योंकि उन दिनों की बात मैं भी अभी यंग ही मानता हूँ। वही उम्र थी। यानी मुझे ऐसा लगता है कि लेट मी सी, देयर आर एटलीस्ट 2 or 3 हिंदी राइटर्स, जो राइटर्स, रीडर्स तो उनके पता नहीं कैसे, उनके इतने ऊर्जा को कैसे एब्जॉर्ब करके उसका फिर वो कहाँ जाती होगी, क्योंकि वो ऐसा आपको वो विचलन पैदा कर देते हैं ना कि यू मस्ट गेट अप एंड डू समथिंग, यू नो, विद दिस लैंग्वेज, यू नो, आप इतना vibration प्रेम दे में देती ऐसी है। जबरदस्त वाइब्रेशन होती है। आई ऑलवेज वंडर्ड कि जो जिसमें बेशक वो लेखक ना हो, क्योंकि लेखक सिर्फ वही नहीं होता जो लिखता है, जी। लेखक वो भी होता है जिसके, जो जीता किसी लेखक की तरह है और उसकी भीतर ही भीतर उसकी आकांक्षा होती है कि वो लिख सके, लेकिन वो पूरा जीवन एक तरह के ऐसी स्पेस में गुजार देता है जिसमें उसकी राइटिंग कभी भी पॉसिबल हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी लेखक से नहीं मिले, हम मिले हैं, उसको हमने खो दिया है अनफॉर्चुनेटली, दीपेन बघेल। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था कि भाषा पे कैसे प्रभाव हाँ, पड़ा तो बलदेव वैद का, वो जो जब जो वो लिखते लेखक, थे और वाइब्रेशन जो लेखक नहीं है वो, जब, और जिस लेखक को मैं डिफाइन कर रही हूँ अभी कि उसने किताब कोई शाया नहीं की, लेकिन वो लेखक है, आप उसको, आप उससे मिलते हैं तो उसकी शख्सियत, उसके हर वाक्य, उसके चिंतन की प्रोसेस, उसकी सॉलिट्यूड की आकांक्षा, उस सब चीज़ को देख के आप चकित रह जाते हैं कि यार इस व्यक्ति ने अभी तक लिखा क्यों नहीं है। और अगर आप उससे बात करते हैं कि तुम कुछ लिखते क्यों नहीं, तो वो बेचारा उद्विग्न हो जाता है क्योंकि आप उसकी दुखती रग पे हाथ रख रहे हो, क्योंकि ही इज एन ओरल राइटर, वो ओरल राइट, मौखिक लेखक है, और इतना बड़ा मौखिक लेखक है कि आप अपने आप को उसके सामने कुछ नहीं पाते। सो वैद साहब के साथ ऐसे मौखिक लेखकों की भी बहुत बातें होती थी, और मुझ जैसे लेखक जो कोशिश करते थे और फिर उस कमज़ोर क्षण में लिखने बैठ जाते थे कि आप अपने आप को रोको भी तो आप लिखना शुरू कर दो, मतलब। सो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे दीपेन बघेल है, वो वैद साहब के सामने बैठा है या वैद साहब की किताब पढ़ रहा है, सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लोजन डज ही फील विद इन हिमसेल्फ, क्योंकि आपको तो ये पता है कि इसको अंग्रेजी में ट्रांसफरेंस कहते हैं, कि आप किसी लेखक को पढ़ रहे हैं जिससे आप बहुत मुतासिर हैं, आपको पता ही नहीं चलता आप कब लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। ये तो होता है कई बार। और ये यंगर डेज में ऐसा होता है कि जैसे वैद साहब जैसा लेखक है, अब मान लीजिए एक तरफ वैद है एक तरफ निर्मल है, मतलब दोनों घोर शत्रु और घोर मित्र, मतलब इतने घनघोर शत्रु और इतने घनघोर मित्र आपको साहित्य में और कहीं नहीं मिलेंगे। आप पढ़िए ज़रा वैद साहब का निर्मल पे लिखा हुआ या निर्मल का वैद को लेके कहा हुआ, तो आप चकित रह जाएंगे। इस किताब में भी है, उनके ख़तों में भी है, तो वो हो ही नहीं सकता कि अनिरुद्ध उमर जैसे लेखक या मुझ जैसे लेखक ट्रांसफरेंस को महसूस ना करे कि आप किसी लेखक को पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने लिखना शुरू कर दिया। और शुरू में अपने लेखन के शुरुआती दिनों में ये इम्पॉसिबल है कि उनका साया आपके ऊपर ना डूबने लगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो अफेक्ट तो हुआ आपको? अफेक्ट तो होता है। और तुम सोचो कि एक तरफ आपके कोई और लेखक है, एक तरफ वैद साहब जो कि साहिब ज़बान होने के नाते वो लैंग्वेज का ऐसा मुजस्समा आपके सामने पेश कर देते कि आप उसको झेल ही नहीं पाते। और इससे बचा कैसे जाए?
बच रहे हैं ना, बचना ही पड़ेगा। आप तो बच गए काफी, हम जैसे कैसे वो बचे? बड़े हो गए, बड़े हो गए। बड़े हो जाओ। हालांकि कुछ कुछ लेखक तो मैंने ऐसे भी पढ़े हैं कि वो उम्र में काफी बड़े होके भी छाप नहीं हट पाई हैं। नहीं मतलब पर- उम्र में ना वैसे किसी तरह से वैसे बड़े हो जाओ, वैसे बड़े हो। तो वो वैसे रहा। और जब मैंने पचमढ़ी में अपनी पहली कहानी पढ़ी तो ही अंडरस्टूड। जी, जी। हालांकि वो बहुत चकित हुए थे कि अरे वर्कशॉप से पहले तुमने इतनी कमाल की कहानियां लिख ली हैं। और मुझे दरअसल एक, जब आप ट्रांसफरेंस की बात कर रही थी तो मुझे एक मीम याद आ गया जो पिछले कुछ 4-5 साल पहले साहित्यिक पेजेस पे चला था, जहाँ आगे की कॉपी पर निर्मल वर्मा लिख रहे हैं, एक लड़का है जो निर्मल वर्मा है वो लिख रहे हैं, और उनके पीछे से एक लड़का जो झांक के देख रहा है उस पर मानव कौल लिखा हुआ है। तो वो जो मानव कौल और निर्मल वर्मा का संबंध दिख पाता है, या वो बीच बीच में जो विनोद कुमार शुक्ल का ले लेते हैं, तो वो युवा साथियों के साथ तो वैसे भी हो जाता है। मतलब आई एम नॉट अक्यूजिंग मानव टू डू दैट, पर उनका बहुत स्टाइल सिमिलर है। तो इस कारण मैं ये सवाल पूछ रहा था। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा आपको ब्रेक भी देने, मैं एक अंश का पार्ट इसमें से करना चाहता था, बिल्कुल करो ना। और मुझे अपना लगता नाम है लिखा हुआ है ना तुम्हारा, आप ये है। मुझे- हाँ ये लो। ये वाले में से पढ़ देता हूँ मुझे, क्योंकि वो मैं उसके बारे में कल भी सोचता रहा। वो तो नहीं हो रहे ना। नहीं, दिस इज द साइलेंस ऑफ रैप्ट अटेंशन। मैं तो बीच बीच में उनको वापस लाने बोल रहा हूँ। सच्ची में। और आप जहाँ भी चले जाते हो ना, हमें बड़ा मजा आ रहा है। बहुत, क्योंकि मैं इसका बहुत। प्रश्न भूल जाती हूँ। भूल जाओ वो आप। कल ऐसा ही, ऐसे ही चलने दीजिए, बहने दीजिए इसको। जी, ये आप देखिए, उसी जो खत मैम पढ़ रही थी वैद साहब का, उसी का एक अंश पढ़ रहा हूँ मैं। कल रात में भी कई बार इस पर जाता रहा, बार बार। युवा कवि को, जैसा मैम पहले भी बता रही थी, इस यहाँ से शुरू करता हूँ। अब हम काव्यात्मक मूर्खता के स्रोत की ओर मुड़े। युवा कवि को भीतर झांक कर देखना चाहिए, उसे खुद से पूछना चाहिए, अगर वह नहीं लिखेगी तो क्या वह मर जाएगी? वो रिल्के का क्वेश्चन है। हाँ। उसे किसी से नहीं पूछना चाहिए उसकी कविता कैसी है। इसी तरह की कुछ और हिदायतें भी हैं। अब यहाँ से वैद साहब की हिदायतें, इसी तरह की कुछ और हिदायतें भी हैं। खैर, मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूँगा। युवा कवि को अपनी बेचैनी, अपनी व्यग्रता के गुह स्रोत को खटखटाना चाहिए, अपने असमंजसों और उलझनों के जलाशयों को, उस काल कोठरी को जिसमें दिन की दुनिया की खौफनाक आकृतियों और रात के घोड़ों में प्रकट होने से पहले ये सब जीव दुबके रहते हैं। उस जंगल को जहां अमृतसर की गलियां उन सारी बेढक पतंगों में मिल जाती हैं। अमृतसर यानी मेरा होम टाउन। उस जंगल को जहां अमृतसर की गलियां उन सारी बेढक पतंगों में मिल जाती हैं जो अनाड़ी पतंग साजों द्वारा टेढ़ी करके नंगे पांव घूमती खिलाड़ी लड़कियों को दी जाती है। लड़कों जैसी वे लड़कियां जो बाद में पियानो वादक बन जाती हैं या पगली वृद्धाएं। भीतर के नर्क कुंड की खामोशी को भी खटखटाना चाहिए। भीतर के नर्क कुंड की खामोशी को भी खटखटाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, युवा कवि को चाहिए कि वह उसे उकसाने वाली उन शाश्वत चीजों का साहसी प्रतिरोध करे जो उसे भरमा ले जाती हैं। और ये खासकर भोपाल के कवियों के लिए बारिश के दौरान उन शाश्वत चीजों का साहसी प्रतिरोध करे जो उसे भरमा ले जाती हैं। जंगल, चिड़िया, पेड़, भले ही वे सुंदर होती हैं, क्योंकि अधिकतर कवि सीधे उसी में पहुंचते हैं, भले ही वे सुंदर होती हैं। युवा कवि को स्वयं को यह आश्वासन नहीं देते रहना चाहिए कि उसके आगे लंबा जीवन पसरा हुआ है। उसे खुद को काल्पनिक रुग्णताओं और मृत्यु से डराते रहना चाहिए। उसे अपनी पीड़ाओं को टालते नहीं रहना चाहिए। उसे भ्रमित नहीं होना है और आंखें फाड़े रखकर ही वह फैसला कर सकती है कि कविता के सिवा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसके लिए करना जरूरी है। युवा या वृद्ध, ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जो लगातार या फिर बिना रुके लिख सके। ना लिखना लिखने का अनिवार्य पूर्व रंग है। ना लिखना लिखने का अनिवार्य पूर्व रंग है। तो ये तो मैं, मतलब ये मुझे लगा कि बहुत ही सुंदर रीडिंग रही है। और सॉरी, तो इसी से मेरे पास आखिरी 1-2 प्रश्न है, फिर मैं ओपन फॉर द ऑडियंस। एक मिनट, मैं 2 मिनट
वैद की लेखन का एक नमूना। अरे बिल्कुल। अरे वाह। आज तो वैद साहब का ही जन्मदिन है किताब के बहाने। तो जाए कहाँ। इसका वैद साहब ने, जो बिमल ने जिसकी भूमिका निभाई थी किरदार, वो उन्होंने इसकी उपन्यास के आधार पे एक स्क्रिप्ट लिखी थी और वो नाटक हम लोगों ने खेला था। मैं उसमें पाठक की भूमिका कर रही थी। तो ये मैं इसमें से एक दो छोटे छोटे, ये शुरुआत है इसकी। इसका शीर्षक है इस अध्याय का समाधि। मैं वो लैंग्वेज प्ले कैसे करते थे, शुरू कहाँ से किया जाए, ब्रह्म से या भ्रम से, कार्य से या कारण से, कर्तारम से या अकर्तारम से, कर्म से या मर्म से, आह से या चाह से, समय से या स्थान से, राग से या रोग से, तप से या ताप से, इधर से या उधर से, भीतर से या बाहर से, बोध से या शोध से, शक से या शिकायत से, समष्टि से या व्यष्टि से, समस्या से या समाधान से, नेति से या नियति से, वहशत से या दहशत से, मौन से या मुस्कान से, धैर्य से या अधरंग से, मोह से या मल से, भय से या कै से, ऊब से या आग से, मुर्गी से या मिर्गी से, शिव से या शव से, ओम से या अहम से, शहर से या शून्य से, शोर से या संगीत से, परिवार से या प्रहार से, अरे शिशु से या शिश्न से, शोर से या संगीत से, कला से या कलह से, बेसवा से या बांझ से, खून से या खराश से, घर से या घूरे से, अरे सोच से या शौच से, पात्र से या पाठक से। क्या बात, बहुत ही सुंदर। एक तो मेरे लिए तो पहला मौका है जब किसी इतने महान लेखक के जन्मदिन के दिन इस तरह की औपचारिक बातचीत हो रही है जहां उसको इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा था बराबर और मैं सोच भी रहा था, इस तरह की जो गुरु शिष्य परंपरा हम जैसे कहते हैं वो शास्त्रीय संगीत में तो बड़ी प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि अलग अलग घराने हैं और वो अपने गुरुओं से सीखते हैं और वो उसको निभाते भी हैं। लेखन में भी मेरा ऐसा मानना है कि नाना करके कुछ अनऑफिशियल घराने तो हैं, और अगर उन्हें घराना ना भी कहें, वैसे अमर पांडे ने बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे थे उन पर जहाँ वो थोड़ा सा उसे हास्य रस में दे रहे थे कि कैसे घराने हैं, भोपाल घराना और बिहार घराना और क्या, मैं आपको भेजूंगा। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि साहित्य में भी वह उपस्थिति तो है जहाँ एक लेखक किसी भी कलाकार की तरह अपने से सीनियर लेखक से सीखता है, उसको गुरु मानता है, उसके प्रति इतना श्रद्धा और आदर रखता है कि जैसे आपने ये किताब निकाली या इससे पहले अगर वो खत लिख पाते तो उसमें भी आपकी ऊर्जा लगती, उसमें आपका काफ़ी सारा इनपुट लगता, और धीमे धीमे जैसे मैंने पहले भी रेखांकित किया ये चीज़ खोती चली जा रही है। तो how I see it is look at you, when I look at you talking about Ved, I look at an almost losing tradition कि जो धीमे धीमे खत्म होता जा रहा है। तो अगर अपने अनुभव के आधार पर एक लेखिका के तौर पर भी और एक मनुष्य के तौर पर भी अगर आप थोड़ा इस बात पर कुछ टिप्पणी दे पाएंगे कितना ज़रूरी है ये सीनियर राइटर्स या सीनियर आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट के बीच ना सिर्फ एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना, लेकिन यहाँ ओनस में छोटे या उम्र में छोटे कलाकारों पर डाल रहा हूँ, नई पीढ़ी वाले, कि उनके लिए भी कितना ज़रूरी है कि वो अपने मास्टर्स को, गुरुओं को या अपने से पहली पीढ़ी के कलाकारों को उस तरह से रिस्पेक्ट देते रहें। क्या मतलब व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट इट, दैट इट शुड बी अ कोहेरेंट थिंग और इट इज़ नॉट नेसेसरीली इन अ वर्च्यू सॉर्ट ऑफ थिंग? मेरे ख्याल से तुम्हें खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह है। मतलब इस मामले में रुस्तम और मैं इस तरह से खुशकिस्मत हैं कि बहुत से युवा कवि और गद्यकार भी दे सीक अस आउट, है ना, और किताबों के बंडल भी आते हैं, लोग हमसे मिलना भी चाहते हैं और कुछ दिन आके रहेंगे भी और कहेंगे कि हमारे आपके घर की रेजिडेंसी जैसे गुरुकुल, ऐसी कोई चीज़। मुझे नहीं पता कि ये बाकी लेखकों के साथ कितना होता है, और मे बी वी आर मोर वेलकमिंग, वी आर
हम अपने उसमें नहीं रहते, एक शेल में नहीं रहते जिसमें कि आप लेखक हैं, यू नो, आपको नौसिखिया है, उस तरह की हमारे उसमें वो जी, जिसमें हिंदी लेखक रहता है। हवाबाजी नहीं है। या किसी को ज्ञानपीठ मिला है तो वो ज्ञानपीठ चाल से चलना शुरू कर देगा, तो दूसरे थोड़ा डर तो आई डोंट नो, बाकी मैं जानती नहीं कि बाकी लोग कितना एक्सेसिबल हैं, जैसे हमारी जनरेशन के लोग यंगर लोगों को कितना एक्सेसिबल हैं, या वो उनकी राइटिंग में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत पढ़ते हैं युवा कवियों को। जी। और आप तो उनमें से छांट के फिर प्रकाशित भी। और ना केवल युवा, मतलब हमसे 10-1 साल जो बिल्कुल जिनकी कोई जीरो महत्वाकांक्षा है, उनकी पांडुलिपियों पे बहुत लंबा लंबा काम करके उनको छपवाना वगैरह, और उन पे एहसान नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि कविता के लिए, फॉर द सेक ऑफ पोइट्री इटसेल्फ, शैलेंद्र की जैसे कविता। हाँ, शैलेंद्र की, शुभम की, मतलब ये जो लोग जीरो एम्बिशन, नो एम्बिशन टू गेट पब्लिश्ड। शुभम का तो ये भी कहना है, मैंने किताब में जिक्र भी किया है कि मेरी एक मोमेंट होता है, वो इतने ड्रामेटिक ढंग से नहीं बोल रहा जैसे मैं बोलती हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता, वो कि पोइट्री लिखने का एक मोमेंट होता है, वो जब पार हो जाता है तो फिर उसके बाद कविता का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रहेगा। उसके बाद मैं उसको छपवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को अगर चाहिए कि वो मेरे नाम से छपवा ले तो खुशी से ले जाए, मुझे उस कविता के प्रति कोई मोह नहीं रह जाता। जस्ट वन मोमेंट, आई गो अक्रॉस दैट मोमेंट एंड देन आई एम डन विद द पोएम, फिनिश्ड। क्या बात है, लकी हो। बहुत ही लकी है, इतना भारहीन व्यक्तित्व किसी का, और वो भी एक अच्छे कवि का। तो ये है कि एक्सेसिबल फिर सीनियर्स को हाँ, होना चाहिए, आप ये बोल रहे हो सीनियर्स को भी होना accessible चाहिए, एंड द यंगर पीपल शुड सीक द सीनियर्स आउट, हम्म, है ना। वही मैं कहना चाह रहा था, उन पर भी जिम्मेदारी है ना कि वो इसको। हाँ, लेकिन ये जो सोशल मीडिया की वजह से ना, उनको लगता है कि वो उनको उस तरह से टहोका मार के जी कि अच्छा आप टैग कर दिए गए हैं, अब टैग कर दिए गए तो अब क्या करोगे, आपको देखना ही पड़ेगा कि क्या कौन कह रहा है, बट दिस इज नॉट द जी 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 बिल्कुल समझ। मैं अपना आखिरी प्रश्न पूछूं उससे पहले अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता हो या किसी के मन और में ये कोई- बता दो कि ये 4 कॉपियाँ सेल के लिए हैं, अगर किसी को चाहिए हाँ, हो। ये 4 कॉपियाँ आप खरीद सकते हैं, मतलब एक खरीद किसी को सकते चाहिए, हैं, ये किसी को कॉपियाँ चाहिए। 4 हैं। कोई आग्रह नहीं है। कोई आग्रह नहीं, लेकिन दिस इज ये किसी के पास अगर कोई सवाल हो दादा आप या किसी के भी मन में, वरना मैं फिर इसको अपने स्थगन बिंदु की तरफ ले जाऊँ। आपके मन में सवाल है, सामने से तो पूछो। बहुत से लोगों ने पढ़ा हुआ है इस किताब को, पल्लवी ने पढ़ा है, नेहल ने पढ़ा है। आप वो सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, वो सवाल। अच्छा, ये सवाल की तैयारी है, अरे वाह वाह। ये होती है ना तैयारी। सवाल महत्वपूर्ण है। पहला सवाल जो मेरा है, जैसे मैंने जब आप अपना नाम और बता दें। हाँ ठीक है, मेरा नाम प्रद्युमन है और मैं अभी विद्यार्थी हूँ हाल फिलहाल में। और जो मेरा एक पहला सवाल है, एक जब मैं पढ़ता हूँ और जब मैंने नागार्जुन जी के कुछ साक्षात्कार सुने, तो उसमें मैंने एक जगह उनसे सुना कि कवि को वो भले ही चाहे मुक्तक छंद में लिखे, लेकिन उसको प्रबंध काव्य में भी उतनी ही महारत हासिल होनी चाहिए। तो इस सवाल के ऊपर आपका क्या सोचना है, आप क्या राय रखते हैं? प्रबंध काव्य से इन द सेंस जो छंदबद्ध। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत पहले रिजॉल्व हो चुके हैं। ये अभी साहित्यिक उसमें आए हैं परिभाषा। हाँ, नहीं मतलब ये, क्योंकि जिसको आप मुक्त छंद कहें या ब्लैंक वर्स कहें, अब और तो फिर गद्य कविता को लेके बाबा का क्या कहना होगा, है ना। क्योंकि कविता कोई ऐसी चीज नहीं है जो गद्य में या पद्य में या छंद में या किसी में, ऐसा नहीं है। जैसे आप इस चीज को लकड़ी से भी बना सकते हैं और लोहे से भी बना सकते हैं, तो कविता को ये कोई बाध्यता नहीं है। बल्कि जो गलत चीज है, वो मैं जो सबसे गलत चीज मानती हूँ कविता में, और उसके भी हजारों अपवाद हुए, कि आप बेवजह लाइन को तोड़ें, कि आप में लयात्मक ध्वनि के लिए कान ही ना हो। पॉल वेलेरी कहते थे, अ पोएट्स ईयर स्पीक्स टू हिम, कवि का कान उससे बात करता है। लयात्मक ध्वनि जो है,
मतलब हो सकता है कि 15 साल के बाद कोई कहे कि लयात्मक ध्वनि की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी उसको भी आपको उस वक्त मानना पड़ेगा। तो अभी के परिदृश्य में मैं ये कहूँगी कि कविता गद्य में भी हो सकती है, कविता पद्य में भी हो सकती है। लाइन तोड़ो तो अपरिहार्य होना चाहिए उसका टूटना, है ना। आप ये नहीं अपरिहार्य होने का मतलब कि आप समझा ही सको कि आपने लाइन को क्यों तोड़ा है। जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये यहाँ लाइन टूटनी ही थी, या फिर लाइन रन ऑन है जिसमें ऐसे सर्फ की तरह जा रही है बल खाती हुई, जिसमें आप ऐसे पढ़ेंगे, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं चाहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वो हमें आकार देती है। तो यू नो फ्रॉम आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत छंद है ना। उसमें फॉर्मल छंद होने की जरूरत नहीं है, लयात्मक ध्वनि है। तो जैसे इसका एक और भी एग्जाम्पल है कि कई चित्रकार ऐसे कहते हैं कि जब तक आपको ड्राइंग का अभ्यास नहीं है तो आप पेंटिंग नहीं बना सकते। अब इसको गलत सिद्ध करने वाले हजारों चित्रकार हो गए। पेंट को ऐसे फेंक के उसके ऊपर डांस करके, उस पर लौट के, उसमें छतरी चला के, कुछ करके, मतलब क्या क्या करके, है ना। और कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, है ना। पिकासो जो थे वो बचपन में क्लासिकल चित्र बनाते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने उस सारी चीज़ को निगेट करके उसी शास्त्रीय बिगनिंग से उन्होंने फिर क्या क्या किया, क्यूबिज्म और एंगल्स को तोड़ दिया, सब चीज़ें कर दी। तो मुझे लगता है अब इस स्टेज पे आके लगने लगता है कि कविता के लिए नियम ही कोई नहीं हो। कोई मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल दे सकती हूँ कि आप जैसे सोचते हैं कि इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कि लाघव होना चाहिए, कम शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं 45 साल की उम्र तक ऐसा सोचती रही कि कम से कम शब्दों में ऐसा, है ना। जैसे मैं अपनी एक कविता की एग्जांपल देती हूँ, आप सोचिए, उसको कल्पना करके देखिए। एक मछली गिरी है तुम्हारी गोद में अभी, मेरी आत्मा तुम तक पहुंची भी तो कैसे। अब मेरे लिए ये आइडियल है कि ये तो 3 लाइनों में आपने पूरा महाकाव्य रच दिया। मैं अपनी बात नहीं करती कि इसमें महाकाव्य की आपको ध्वनि आ जाएगी कि, लेकिन फिर मैंने एक स्वीडी कवि से मुलाकात की जो कि बहुत विचित्र किस्म का आदमी था। जो उसने मुझे पहला सवाल पूछा, आर यू अ मैन? मैं हिल गई बिल्कुल। इफ यू आर नॉट अ मैन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। तो मैं डर ही गई कि मैं फिर वो मेरी तरफ देखता रहा। आई लाइक यू, सिट डाउन। जिनका आप अनुवाद करना चाह रही थी, जिद पकड़ के बैठी थी कि अनुवाद करेंगे। तो अब मैंने उस व्यक्ति की कविता देखना शुरू किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे प्रद्युम्न कि वो इतना यहाँ से वहाँ इतना शब्द भंडार की कोई आप ना और मिल रहा है ना छोर मिल रहा है। सब जैसे कि आप मतलब चारों तरफ रेत फैली हुई, आपको एक मुट्ठी भर भरनी है तो कैसे वो सब उड़ा जा रहा है। मैंने करना शुरू किया उनका अनुवाद किसी के साथ मिलके। तो मैंने कहा मैं यहाँ से क्या निकालूँ यार, इसमें से कुछ हाथ ही नहीं आ रहा है, तो सब उड़ता ही चला जा रहा है। पर वो बीच में आके कोई जैसे जलप्रपात की कोई का एक तर्क होता है ना कि वो कैसे जाके गिरेगा, सडनली यू नो आप उसमें से इतना बड़ा इल्हाम, इतना बड़ा क्षण उसने पैदा कर दिया। और उसकी सारी कविताएं ऐसी थी कि शब्दा दिख के ऐसे कि आप परेशान हो जाए। तो फिर उसके बाद मैंने इसको हटा दिया कि इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स इज समथिंग दैट अ पोएट मस्ट हैव। तो वो जो लास्ट का जो क्षण है जहाँ पे ये आभास होता है कि जो वेदना जो दृश्यात्मकता उस रूप में हमें दिखा रही है, क्या वो उसकी तैयारी थी, या यही कह सकते हैं आप? कुछ भी अंदाजा लगाइए उससे। मतलब ये है कि एक फॉर्मेट ना बना लीजिए कि ये कविता होती है। हाँ नहीं वो तो है। हाँ, क्योंकि यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग इन पोएट्री। एकदम ही अलग है। हाँ। दूसरा ये भी हो, मतलब मैं तो जस्ट टू सम इट अप, मुझे ये भी लगता है कि जब भी कविता में ये लय, ताल और छंद और इनकी बात होती है, और उसके कारण ना जाने कैसे बरसों से हमारा सोशल कॉन्शियसनेस ये भी बन गया है कि हम किसी भी कविता के आखिर के 2-3 शब्दों को अपने जहन में रखते हैं, किसी पंक्ति के, और उस पर ये सारी कसौटियाँ रखने की कोशिश करते हैं कि वो ताल में है, लय में है।
और ना जाने कैसे हम उसके आखिर हिस्से की तरफ जाते हैं, जबकि एक युवा कवि को या मुझ जैसे एक नौसिखिए लेखक को तो कम से कम ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम ये देख सकें कि कविता में जहाँ जहाँ हर अक्षर और हर मौन है वहाँ वहाँ अंतहीन संभावनाएं प्रकट होने की जगह हैं, एंड इट इज अपॉन द राइटर कि वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कितना उस हर बिंदु पे क्या गढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वो बात समझ आती है। एक बार अशोक जी, उन्होंने शायद किसी निबंध में भी लिखा है, अशोक वाजपेयी जी का ये कहना था कि कविता की संसद इसीलिए सबसे सार्थक संसद है, कविता की संसद, कि इसमें सभी की आवाजाही सभी दिशाओं से हो सकती है। तो मुझे वो बात एक बड़ी ऐसी लगती है, जैसे मैं पकड़ के चलता हूँ तो मुझे लगा आपको बताऊँ कि कविता की संसद ऐसी है कि उसमें सभी दिशाओं से सभी की आवाजाही हो सकती है। और कोई सवाल? स्वर्णा का एक सवाल और लेते हैं, फिर हम मेरे 2-3 सवाल हैं। उन्हें एक में करने की कोशिश करो, आप मास्टर्स कर रही हैं। शुरुआत नहीं हुई है। जी पूछे। मैं अभी मेरी एक कॉर्पोरेट जॉब लगी है। मैंने लिखना हालिया में थोड़ा शुरू सा किया। पास ही साढ़ा रहना। तो बहुत तेज चिल्लाती हो, जोर से बोलो। मैंने हालिया में लिखना भी शुरू किया था और उसी दौरान सर्वाइवल के लिए एक नौकरी पकड़ ली। अब जब मैं नौकरी करती हूँ सुबह 10 से 7 की, मैं अपनी रचनाशीलता से एक दूरी महसूस कर रही हूँ और जो एक खालीपन और खिन्नता मेरे अंदर भर रहा है कि मैं लेखन, पाठन या कलात्मकता की किसी भी एक रास्ते को नहीं पकड़ पा रही हूँ। तो जब इंसान ये महसूस करे कि आप अपनी रचनाशीलता से दूर हो रहे हैं, तो उससे डील करने का या उससे निकलने का क्या मार्ग है? नेहल से पूछो। नेहल तो करती है ऐसा खुद भी। नेहल जवाब दो प्लीज। नेहल आप जानते होंगे बहुत अच्छी कवि है। बहुत कमाल। बहुत ही सुंदर कविता। मुझे ऐसा लगता है राइटिंग का कोई समय नहीं होता, और जो रचनाशील होते हैं वो हर समय रचनाशील होते हैं। एक एक शब्द पकड़ के कई बार, जब मुझसे एक बार और ये सवाल पूछा गया था कि हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस, तो मुझे लगता है कि मैं मैनेज करती ही नहीं, वो करना ही नहीं होता है। इट्स लाइक व्हेन यू फील लाइक, एक मतलब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे अगर अभी इच्छा है कि मुझे यूरिनेशन के लिए जाना है तो मैं उठ के जाऊंगी और आई विल यूरिनेट एंड आई Used exactly the thing I used to say as a young girl. मुझे लगेगा कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना ही है, मतलब आई कांट हेल्प इट। It's a biological urge. इट्स अ बायोलॉजिकल अर्ज। तो आपके पास वो समय निकल ही आएगा। मतलब मुझे कई बार मुझे लगता है कि जब आपको व्हाट्सएप देखना है तो आप व्हाट्सएप देख ही लेते हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, कल सुबह आपकी परीक्षा हो, कुछ भी हो, आपके पास फ़ोन रखा है, आप उठाओगे देख लोगे। सो इट्स लाइक दैट नेचुरल, मतलब उसके लिए कुछ भी करना नहीं होता, वो हो जाता है, इट हैपन्स। बस मुझे ये लगता है कि मेरी कविता होती है, आई कैन नॉट राइट इट, इट कम्स थ्रू मी। हाँ, वो आ जाती है। एक वो बहुत महान टीचर रही हैं सिल्विया एश्टन वार्नर, जिन्होंने न्यूजीलैंड के माओरी आदिवासी बच्चों के साथ बहुत वर्ष तक उनकी जो पढ़ाने की पद्धति थी, उसी से आजकल हम जो शिक्षा में कुछ अलग करना चाहते हैं उन्हीं से सीखा हुआ हमने। तो शी यूज्ड टू से there are no conditions under high heavens that are conducive to art. Art must crash through or perish. There is no alternative. क्या बात, आर्ट मस्ट क्रैश थ्रू और पेरिश। सही बात। आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दूसरा एक ये भी जी आकांक्षा, दिस इज द, हाँ ये बस आखिरी। वेद जी ने कहा था कि एक कवि में विनय होने की जरूरत है, तो विनय विवेक ही है या कुछ अलग? मतलब मैं उसको समझ नहीं पाई थी। विनयशीलता जो आप उसको दोबारा पढ़ दोगे जरा, क्योंकि उसमें पर्सनल और पब्लिक ह्यूमिलिटी, उनमें फर्क किया उन्होंने कि हाँ तुम पढ़ो उसकी, जब वो खो में होता तो हाँ। मुझे लगता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक देना, कि एक तरफ तुम्हें अपनी प्रतिभा को गंभीरता से लेने में शर्म आती है और दूसरी ओर तुम खौफ खाती हो कि उसका उपयोग न करने से तुम उसे खो दोगे। विनयशील होना एक कमजोरी है, जैसे मैं पहले ही से जोर देकर कह चुका हूँ। मेरा मतलब है जाती तौर पर सार्वजनिक विनयशीलता एक गुण हो सकता है भी। आम किसी कवि को खुलेआम शेखी बघारने की ना जरूरत है,
ना शिव कुमार की तरह उसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन अपनी खो की गोपनीयता में उसे अपनी प्रतिभा पर संदेह नहीं करना चाहिए, और उसी क्षण उस प्रतिभा में विश्वास भी नहीं, एक किस्म की अस्थिर आस्था, आस्था विहीन आस्था जो आपको अहमक नहीं बनने देती। इस पे जवाब आ गया उसका, सोच के आई थिंक बट शी इज ऑल्सो आस्किंग विनय जो ह्यूमिलिटी है और विवेक कॉन्शियंस, आई थिंक उसमें भी आप फर्क पूछ रहे हैं ना, विनय और विवेक में। मतलब विनय और विवेक विवेक में, हाँ, अगर आप में विवेक होगा तो विनय भी होगी, एंड द अदर वे अराउंड। हाँ, रास्ता भी तो नॉट नेसेसरी, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब अभी लग रहा है, कल हो सकता है मैं विनय इज द मॉडेस्टी यू है, पब्लिक मॉडेस्ट, जिस पे वो बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं पब्लिकली मॉडेस्ट आप हो इट सकते इज हो। नॉट अबाउट द कंटेंट, मतलब इट इज अबाउट हाउ यू आप खुद को कैसे कंडक्ट प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं, कंडक्ट कैसे कर रहे हैं, आर यू बीइंग इट्स नॉट हम्बल। अबाउट द आर्ट, इट्स अबाउट द आर्टिस्ट। इसका मैं वो भी बता दूं, क्योंकि आप गैर साहित्यिक उससे आती हैं, हिंदी साहित्य में कम से कम विनयशीलता का एक भोंडा प्रदर्शन होता है, दिल्ली से लेके अजमेर तक, मधुबनी तक, हर जगह वो युवा भी सीख जाते हैं 1-2 साल में भारत भवन और सारी अच्छी जगहों पे जाके। एक विनयशीलता का एक प्रदर्शन है, हर कोई इतना विनयशील है, इतना सही है, इतना सटीक है, और वो बिल्कुल झुका जा रहा है। तो वो एक तो चीज़ भी गलत है, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाती है उतना झुकते झुकते, और दूसरा असल में कोई उतना होता भी नहीं, वो फिर अकेले में विनयशील होते नहीं है। तो आई थिंक व्हाट वैद इज सेइंग इज कि आप सामने से तो वो रखो, वर्च्यू होता भी है, थोड़ा सा हम्बल हो सकते हो, लेकिन अकेले में ये सोच के कि अभी मैं क्या ही लिख दूं और मुझसे पहले पहले तो इतने सारे आ चुके हैं। व्हाट आई एम इन्फरिंग कि जो साहित्यिक संपन्नता हमारे पुरखे लेखक छोड़ जा रहे हैं हमारे पीछे, तो अकेले में कवि को उससे ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए कि जब कीट्स भी लिख गया, रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिख गया, तेजी मैम है, उदयन जी हैं, तो फिर हम जैसे क्यों लिखें, हमें तो बंद कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कि वो ह्यूमिलिटी नहीं होनी चाहिए। और विवेक की जहाँ तक बात है, विवेक इसमें मैं उदयन जी के शब्द उधार ले रहा हूँ, चले गए, उनके अभाव को भर रहा हूँ। विवेक हर जीव का एक प्रकृति प्रदत्त, गिवन बाय द नेचर एट द टाइम ऑफ द बर्थ, वो उसकी स्वभावगत एक चीज़ है। क्या किसी व्यक्ति का विवेक किसी समय में क्या कहता है, वो विवेक उसको किसी युद्ध के समय शहीद होने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, वो उसी युद्ध के समय रक्षक की भूमिका निभा के किसी को छुपाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। बोथ आर ब्रेवरी, बट इट इज प्रकृति प्रदत्त, वो गिवन बाय द नेचर है। आई गेस इतना बोलने के बाद फिर मैं तुरंत विनयशील सच में हो जाता हूँ। पर आई थिंक सो, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, कार्यक्रम तो खैर तेजी में हम जब बोलती हैं तो अनडाउटेडली टाइम फ्लाइज ऑफ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं मैम, अपने ऐसा है, देखिए मैम, और मैं तो मैम को इस तरह से बोलते हुए, मतलब वैसे तो हम मिलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से बोलते हुए मुझे उनको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वो और 1 घंटे भी बोलेंगी ना तो मैं ऐसे ही सुनती रहूंगी। और शायद हम लोग हमें ज्यादा अच्छी नींद भी आ जाए एक वक्त के बाद करके, वो लोरी जैसी लगने लगे सारी बातें। बिल्कुल, वो भी मैं तैयार हूँ। हाँ, ऐसा लंबा मैम बहुत कम बात करती है ना, सुनते रहते हो आप। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। तो ऐसे संयोग हमें बनाते रहने चाहिए जहाँ आपको कॉर्नर कर सके कि अभी तो आपको बोलना होगा और आप हमें उलझा नहीं सकते। खैर इसको एक इसकी गांठ बांधते हुए, जैसे मैम ने अपने पहले अधूरे उपन्यास की गांठ बांधी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोग आए, और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे लिए तो ये सच में बड़ा मैं बहुत रेयरली किसी चीज़ को भावनात्मक लेंस से देखता हूँ, पता नहीं कविताएं कैसे लिखता हूँ वो भी एक अलग बात है, लेकिन वैद साहब के जन्मदिन के दिन मैम से मेरा बात करना, क्योंकि मैम और मेरी एक 4 साल पुरानी बातचीत का एक फ़ोटो भी है जो मेरे लिए उस तरह का फ़ोटो है जो कभी कभी लेखक के जीवन में घटित होता है, जहाँ एक युवा कवि नीचे बैठा है और मैम कुछ ज्ञान दे रही हैं छतनारा में। तो ये जो मुसलसल, मतलब जो लगातार गुरु शिष्य परंपरा है, या जो ओवर द टाइम जैसे जैसे मैं और बड़ा हो रहा हूँ, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा होना या सीनियर कलाकार से जूनियर कलाकार तक जाना ये ज़रूरी भी है, और ये संभव तब हो पाता है जब हम सब एक साझा विश्वास इस बात में रखें कि हम सभी टूल्स हैं, उसे सरस्वती कह लीजिए या उसे किसी भी तरह की अलौकिक उपाधि हम दे सकते हैं लिटरेचर और क्रिएटिविटी को, बट नो मैटर कौन किस जनरेशन में हुआ, हम सभी एक तरह से बुलबुलों की तरह अपना अपना योगदान देके और किसी एक बड़ी चीज़ को आगे ले जा रहे हैं।
तो मुझे लगता है आज की शाम उस बात पब्लिश मतलब आपने लिखी, अभिषेक जी ने पब्लिश की, रुस्तम सर पीछे बैठे हुए हैं, उनके चित्र हैं इस किताब में, वो भी बहुत देखने योग्य हैं। और जो कवर है वो दवंगरा ने, हम लोगों के कलाकार मित्र हैं दवंगरा, उन्होंने ये फोटो खींचा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक वी केम अ फुल सर्कल एंड मैं छतनारा परिवार की तरफ से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और एक ग्रुप फोटो का आग्रह भी करता हूँ। बाकी बातें हम उठ के अनौपचारिक तरीके से ऑफकोर्स करेंगे। बुक्स बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि हमको ऐसे सेशंस, अभी आपका ये सिंगल सेशन नहीं है, हमें ऐसे करते रहने चाहिए, जो क्योंकि तेजी मैम, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस बात से भी बहुत प्रभावित रहती हूँ तेजी मैम की। एक ग्रुप पिक्चर इसी के साथ कैमरे में देखना है ताकि हम सब एक Look at. Yes. Smile. थैंक यू। थोड़ा सा है ना, प्रेम कितनी सुंदर है, जूट वाला वो जो है ना उस तरह का। ये अभी परसों नहीं, 30th को जाएंगे शाम को। ओके तुम्हारे पीछे के कुछ भी वर्ड्स मिलते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है कि हम ठीक राह पे जा रहे हैं कम से कम थोड़ा सा, नहीं तो अदरवाइज वी आर सो लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। सो इट्स रियली गुड, रियली एंजॉयबल। आजकल तो आप हिंदी साहित्य पढ़ भी पढ़ रही है नदी के द्वीप। नदी हाँ, मेरे पर ही वो पीली छतरी वाली उदय प्रकाश की। हाँ, मैंने कुछ बुक्स भिजवाया हाँ, था। मैंने कहा ही इज द राइट पर्सन टू गाइड अस। वी नीड टू गो इन दैट डायरेक्शन। तुम कलेक्ट कर मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी थैंक यू निशान। लगातार कर रहा मैं उस दिन आ नहीं पाई लेकिन आपको मैं समझा था। ये सेशन संभाल के फिर मैं यूपी नहीं और फिर विद ऑल छोड़ चुके मेरा एमए भी हो गया उसको 29 अभी तो मुझे लगता है इस पेज पे लिखा है। उसमें मैं थोड़ा सब्जेक्टिव ज़्यादा हो जाता हूँ, खुद भी राइटर होना तो अच्छा है। आता हूँ किसी तो आप उसका पेमेंट निशान